हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल आरपीएम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईटीआई मैकेनिकल के तहत फीटर, टर्नर, मैशनिस्ट के पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे, जो विभिन्न कक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। जैसे यूपीआर, वीएनएल, एचएल, बोरिंग टेक्नीशियन, डीएमआरसी, एयर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, असिस्टेंट लोको पायलट, इसरो, एनटीपीसी एंड अदर टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है। अगर दोस्तों इससे कि पहले का आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 34। रेशियो ऑफ एरिया टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज, यानी कि क्षेत्रफल से वृत्त के परिधि के अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए है 4 टाइम्स इस डायमीटर, यानी कि अपने व्यास का 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी है पाई। ऑप्शन नंबर सी है 1/4 ऑफ डायमीटर, यानी कि व्यास के 1/4 भाग। या फिर ऑप्शन नंबर डी है व्यास। तो दोस्तों, यानी कि क्षेत्रफल के परिधि के अनुपात में क्या है, तो वह ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 1/4 ऑफ डायमीटर, यानी कि डायमीटर के 1/4 भाग में क्षेत्रफल के वृत्त के परिधि का अनुपात होता है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है स्पेक्ट्रोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी है यूडियोमीटर। तो हवा में आर्द्रता को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता, हवा या फिर वायु की आर्द्रता नापने के लिए, और जो हाइड्रोमीटर होता है वह तरल पदार्थ की आर्द्रता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 0.00005 इंच, ऑप्शन नंबर बी है 0.0005 इंच, ऑप्शन नंबर सी है 0.005 इंच या फिर ऑप्शन नंबर डी है 0.05 इंच। तो वर्कशॉप गेज की जो शुद्धता होती है वह कितनी होती है? तो इंच में इसकी जो शुद्धता होती है वह 0.005 इंच इसकी शुद्धता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चमकदार चेरी रंग तब होता है जब तापमान हो। तापमान कितना रहता है तो चमकदार चेरी रंग दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए 1200 डिग्री पे, ऑप्शन नंबर बी है 1300 पे, ऑप्शन सी है 1100 पे या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1000 पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी चमकदार चेरी रंग किस पे दिखाई देता है? वह 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पे दिखाई देता है। और चमकदार चेरी रंग दोस्तों 1000 पे दिखाई देता है, और जो 1100 पे दिखाई देता है वह पीला दिखाई देता है। 1100 डिग्री सेल्सियस पे जो तापमान होता है उस पर आयरन जो है वह पीले कलर का दिखाई देता है, और जब यह तापमान धीरे धीरे बढ़ता है 1200 डिग्री सेल्सियस पे तो यह पीला और सफ़ेद, मतलब आपस में दोनों मिक्स रहते हैं, पीला और सफ़ेद। और अगर दोस्तों 1300 की बात किया जाए, 1300 डिग्री सेल्सियस की, 1300 की, तो 1300 पे एकदम जो वह सफ़ेद हो जाता है। यानी कि जब चमकदार चेरी रंग किस पे होता है तो वह 1000 सेल्सियस डिग्री पे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है माइंड स्टील, ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर सी है कास्ट आयरन या फिर ऑप्शन नंबर डी है कांच। तो निम्नलिखित में से कौन जो है वह सबसे कठोर है? तो वह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हाई स्पीड स्टील निम्न में से कठोर है। और दोस्तों हाई स्पीड स्टील में जो कंपोनेंट की मात्रा होती है उसमें टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन उसमें दोस्तों 14% होता है। क्रोमियम उसमें दोस्तों होता है लगभग 4%, और कार्बन
और कार्बन जो होता है वह 0.6% लगभग होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ी काटते समय सिंगल पॉइंट टूल जिस रास्ते पर, चूड़ी काटते समय, थ्रेड कटिंग करते समय सिंगल पॉइंट टूल जिस रास्ते पर चलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हेलिक्स, ऑप्शन नंबर बी है साइक्लाइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पैराबोला, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो चूड़ी काटते समय सिंगल पॉइंट टूल जिस रास्ते पर चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हेलिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस वाशर के किनारे, किस वाशर के किनारे को मोड़कर नट को घूमने से रोका जाता है? किस वाशर के किनारे को मोड़कर नट को घूमने से रोका जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्प्रिंग वाशर, ऑप्शन नंबर बी है लॉक वाशर, ऑप्शन नंबर सी है टैब वाशर, या फिर ऑप्शन डी है प्लेन वाशर। तो किस वाशर के किनारे को मोड़कर नट को घूमने से रोका जाता है? तो वह है टैब वाशर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटर संक हेड रिवेट की लंबाई, काउंटर संक हेड रिवेट की लंबाई डैश रखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है L बराबर T प्लस 0.5 डायमीटर, ऑप्शन नंबर बी है L यानी कि लेंथ बराबर थिकनेस प्लस 1 डायमीटर, 1 इंटू डायमीटर, ऑप्शन नंबर सी है L यानी कि लेंथ बराबर थिकनेस प्लस 0.8 इंटू डायमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लंबाई बराबर थिकनेस प्लस 0.6 इंटू डायमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यानी कि काउंटर सिंक हेड रिवेट की लंबाई कितनी रखी जाती है? तो यह लंबाई कितनी रखी जाती है? तो जो थिकनेस होता है थिकनेस प्लस 0.6 इंटू डी डायमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग इज फॉलोड बाई, यानी कि ड्रिलिंग के बाद डैश होता है? ऑप्शन नंबर ए है रिमिंग, ऑप्शन बी है टैपिंग, ऑप्शन नंबर सी है बोरिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ड्रिलिंग के बाद क्या होता है? तो वह होता है रिमिंग, यानी ड्रिलिंग के बाद प्रक्रिया कौन सी की जाती है? तो वह रिमिंग प्रक्रिया की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और रिमिंग प्रक्रिया दोस्तों यह होती है, रिमिंग प्रक्रिया के दौरान जो बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में धातु को काटी जाती है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यह 0.02 से लगभग 0.15 mm में धातुओं को काटा जा सकता है रिमिंग के द्वारा। और यह दोस्तों रिमिंग दो प्रकार की होती है, एक है हैंड रिमिंग, रिमिंग दोस्तों दो प्रकार की होती है, पहला हैंड रिमिंग और एक दूसरा एक होता है मशीन रिमिंग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिमिंग प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल गियर्स सामान्यतः बने होते हैं, ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन के, ऑप्शन नंबर बी है एलॉय स्टील के, ऑप्शन सी है माइल्ड स्टील के, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑटोमोबाइल गियर जो सामान्यतः बने तो वो किससे बने होते हैं? कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और दोस्तों यह जो कास्ट आयरन होता है इसमें प्रत्येक धातु, जो कास्ट आयरन की प्रत्येक धातु में कटाव छटाव तथा दबाव की शक्ति अलग अलग होती है। वह कास्ट आयरन में खिंचाव की अपेक्षा, कास्ट आयरन में खिंचाव की अपेक्षा जो उसमें दाब सहन करने की क्षमता होती है वह दोस्तों अधिक होती है। कास्ट आयरन में जो खिंचाव की शक्ति होती है उसकी अपेक्षा दबाव की शक्ति उसमें अधिक होती है। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और टेंसाइल कंप्रेंस स्ट्रेंथ और कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होती है, यानी कि आयरन की टेंसाइल यानी खिंचाव शक्ति और कंप्रेशन यानी कि दबाव शक्ति कितनी कितनी होती है? तो कास्ट आयरन में टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वह लगभग 9 से 10 टन प्रति इंच होता है। और जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है वह लगभग 40 से लेकर के 45 टन प्रति इंच रहता है, यानी कि तभी
टेंसाइल स्ट्रेंथ से अधिक इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मजबूत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सेल्फ लॉकिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी है नट लॉकिंग के लिए, ऑप्शन सी है कंपन के निवारण के लिए, या फिर ऑप्शन डी है फैब्रिकेशन वर्क को बांधने के लिए। तो स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है कंपन के निवारण के लिए, यानी कि कंपन को खत्म करने के लिए स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम है। डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम है। डीजल की जो गुणवत्ता को निरूपित करता है उसको क्या नाम है? तो उसे सीटेन संख्या में परिभाषित किया जाता है। सीटेन संख्या से द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अधिक प्रायोगिक दृष्टिकोण पर विचार करते हुए M60x2 mm थ्रेड के लिए टैप ड्रिल का आकार ज्ञात कीजिए। एक अधिक प्रायोगिक दृष्टिकोण पर विचार करते हुए M16x2 mm थ्रेड के लिए टैप का ड्रिल आकार ज्ञात कीजिए। तो इसका जो ड्रिल का आकार हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह एक चार्ट आता है, उसमें चार्ट में पहले से फिक्स रहता है कुछ नॉर्मल साधारण ड्रिल के लिए, तो वह उसमें से जितना उसका पिच होता है, यानी कि M6 जो है वह मीट्रिक थ्रेड का वो डायमीटर है 16 मीटर mm और इंटू 2 ये जो है 2 जो है यह पिच है, तो वह डायमीटर से पिच को ही माइनस कर दिया जाता है, तो वही उसका ड्रिल का आकार निकल आता है। यानी कि इस हिसाब से यानी कि 16 - 2 तो कितना आ जाएगा? तो 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों अब लगभग सभी क्वेश्चनों का केवल मैं आंसर बताऊंगा, ऑप्शन में ज़्यादा समय इन्वेस्ट होता है, इसलिए केवल ऑप्शन जो सही रहेगा वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वह यानी कि डेसिबल जो है वह ध्वनि की इकाई है, ये सही है। ऑप्शन बी है हॉर्स पावर जो शक्ति की इकाई, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है समुद्री मील जो है वह कहाँ की है? तो वह दूरी की, समुद्र की दूरी के लिए यूज किया जाता है। और सेल्सियस जो है उष्मा की, दोस्तों यह सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है, यह सेल्सियस जो है वह तापमान की है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा युग्म कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायल गेज कार्य सिद्धांत आधारित होता है। जो डायल गेज का कार्य सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है? तो वह किस पर होता है दोस्तों? रैक एंड पिनियन पर। डायल गेज का कार्य सिद्धांत जो होता है वह रैक एंड पिनियन पे आधारित होता है। और इसमें जो रैक होता है वो उसमें सीधे दांते कटे होते हैं। जो रैक होता है, रैक और पिनियन अलग अलग पार्ट है, तो रैक जो होता है उसमें सीधे दांते कटे होते हैं, सीधे तीत कटे होते हैं, और पिनियन जो है वह वृत्ताकार के कटे रहते हैं, वृत्ताकार में तीत कटे रहते हैं। इसका क्या काम है दोस्तों? यानी कि डायल गेज का सिद्धांत रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें सर्कुलर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चाल को कन्वर्ट किया जाता है। सर्कुलर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। यानी सर्कुलर मोशन की, फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन ऐसे कोई गति में है वस्तु, सर्कुलर मोशन को, तो उसको रेखी गति यानी कि इसको ऐसे आगे पीछे करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। सर्कुलर मोशन को रेखीय रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए रैक एंड पिनियन गियर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ज के डाई ट्यूबर्स को गर्मी से बचाने के लिए, फोर्ज के डाई ट्यूबर्स को गर्मी से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
तो फायर क्ले से ढका जाता है, फायर क्ले से ढका जाता है। फोर्ज किए ड्राई ट्यूबर्स को गर्मी से बचाने के लिए उसको फायर क्ले से ढका जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग डैश, केस हार्डनिंग के बाद क्वेश्चन मार्क पर की जाती है। केस हार्डनिंग किस पे की जाती है दोस्तों? तो केस हार्डनिंग किस पे की जाती है? तो वह माइंड स्टील की केस हार्डनिंग किया जाता है। माइंड स्टील की केस हार्डनिंग लगभग दोस्तों किया जाता है। और केस हार्डनिंग दोस्तों वो होता है जो जॉब के ऊपरी सतह को, जॉब के ऊपरी सतह को कुछ गहराई तक कठोर बनाने की प्रक्रिया को ही हार्डनिंग, केस हार्डनिंग कहते हैं। जॉब के ऊपरी सतह के कुछ गहराई तक कठोर बनाने की प्रक्रिया को ही केस हार्डनिंग कहते हैं। और दोस्तों केस हार्डनिंग कितने प्रकार की होती है? तो निम्नलिखित प्रकार की केस हार्डनिंग की जाती है। जैसे कई प्रकार की इसकी विधियाँ हैं, इसमें एक कार्बोराइजिंग विधि आ जाती है, एक इंडक्शन हार्डनिंग विधि आती है, एक फ्लेम हार्डनिंग आ जाती है, और एक नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, ये सब दोस्तों केस हार्डनिंग विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं केस हार्डनिंग विधियाँ? तो कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, कंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, ये सब केस हार्डनिंग की विधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरित वापसी व्यवस्था इसमें प्रयुक्त होती है। त्वरित वापसी व्यवस्था क्विक रिटर्न मशीन मैकेनिज्म इज यूज इन, यानी कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस में यूज होता है? तो वह होता है दोस्तों स्लॉटिंग मशीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्लॉटिंग मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एडजस्टेबल रेंच में, एडजस्टेबल रेंच में किस प्रकार के जॉ होते हैं? जो एडजस्टेबल रेंच होता है उसमें किस प्रकार के जॉ होते हैं दोस्तों? तो उसमें कौन कौन से जॉ होते हैं? एक फिक्स जॉ होता है और एक मूवेबल जॉ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर फिक्स जो एडजस्टेबल रेंच होता है उसमें दोस्तों एक फिक्स जॉ होता है और एक मूवेबल जॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बड़े साइज के पाइपों को काटने के सबसे उपयुक्त है। बड़े पाइप के साइजों को, बड़े साइज के पाइपों को काटने के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त क्या है बड़े साइज को काटने के लिए? तो वह मल्टी व्हील चेन कटर पाइप यूज किया जाता है। मल्टी व्हील चेन पाइप कटर बड़े साइजों को पाइप को काटने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उस रेती का नाम बताइए। रेती यानी कि फाइल, उस फाइल या रेती का नाम बताइए। नाम क्या है जो चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होती है? उस रेती का क्या नाम है जो चौड़ाई में समांतर तथा या फिर और मोटाई में टेपर होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैंड फाइल। कौन सा हो जाएगा? तो यह हैंड फाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में होते हैं, जो टू स्ट्रोक के इंजन होते हैं उसमें प्रथम स्ट्रोक में क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है पावर तथा सेक्शन स्ट्रोक, ऑप्शन नंबर बी है एग्जॉस्ट और सेक्शन स्ट्रोक, ऑप्शन सी है सक्शन तथा कंप्रेशन स्ट्रोक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो टू स्ट्रोक इंजन में प्रथम स्ट्रोक में होते हैं। देखो कोई भी इंजन चार स्ट्रोक में काम करता है। एक पहला होता है सेक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है पावर और चौथा होता है एग्जॉस्ट। यानी कि यह पहला हो जाता है, यह दूसरा हो जाता है, यह तीसरा हो जाता है और यह चौथा हो जाता है। तो टू स्ट्रोक इंजन में प्रथम स्ट्रोक में क्या कार्य करता है? अगर फोर स्ट्रोक का इंजन है तो उसमें यह चार प्रक्रिया काम करती है। पहले में सक्शन, दूसरे में कंप्रेशन, तीसरे में पावर, चौथे में एग्जॉस्ट। और टू स्ट्रोक इंजन में जो होता है वह एक और दो एक साथ चलता है प्रक्रिया, और एक या तीन और चार एक साथ प्रक्रिया चलती है। तो इसमें पूछा है टू स्ट्रोक इंजन में प्रथम स्ट्रोक में कौन कौन सा होता है? तो प्रथम स्ट्रोक में कौन होगा? तो सेक्शन तथा कंप्रेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेक्शन तथा कंप्रेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मफलर। क्वेश्चन नंबर 23 है, मफलर निम्नलिखित में किसके बने होते हैं? मफलर जो बनाया जाता है वह किसके बने होते हैं? तो वह एक स्टील के चादर की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बो चार्जर का क्या कार्य है? जो टर्बो चार्जर गाड़ियों में लगा होता है उसका क्या कार्य है? टर्बो चार्जर दोस्तों किस लिए उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है सिलेंडर में जो हवा, जो इंजन सिलेंडर में जो हवा जाती है उसको पर्याप्त मात्रा में भेजने के लिए टर्बो चार्जर का प्रयोग किया जाता है। और टर्बो चार्जर दोस्तों एयर को थोड़ा कुछ गर्म मात्रा में भेजता है कि वो उसमें इंजन में जाने के बाद इसको और ज़्यादा समय न लगे, इसको बर्न होने के लिए। इसलिए यह सिलेंडर में हवा की पर्याप्त मात्रा को, हवा की मात्रा कम न हो, इसके लिए यह टर्बो चार्जर लगाया जाता है, जो यह पंप के मतलब पंखी के सहारे इसको हवा को भेजता है इंजन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPFI स्टैंड फॉर, यानी कि MPFI का अर्थ यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। MPFI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वह होगा मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, यानी कि बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है, जूल जो है ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस तरह जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल ऊर्जा से किस तरह संबंधित है? तो और जैसे ऊर्जा जो है जूल से संबंधित है वैसे ही पास्कल किससे संबंधित है? तो वह दोस्तों हो जाएगा पास्कल दाब से संबंधित है, यानी कि जूल ऊर्जा से संबंधित इस प्रकार से है, वही पास्कल जो है वह दाब से संबंधित है। दाब की इकाई पास्कल है और ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। यह दोनों इकाइयाँ हैं पास्कल और जूल, यानी कि ऊर्जा की पास्कल है, ऊर्जा की जो है जूल है, और दबाव की पास्कल है इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता साधारणतः मीट्रिक माइक्रोमीटर से कितना गुना, डैश गुना या फिर क्वेश्चन मार्क, कितना गुना होती है? मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की जो शुद्धता होती है, यानी कि मीट्रिक माइक्रोमीटर की शुद्धता साधारण मीट्रिक माइक्रोमीटर से कितना गुना होती है? तो जो मीट्रिक माइक्रोमीटर की शुद्धता होती है, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसकी जो शुद्धता होती है वह दोस्तों होती है 0.001 mm होती है। और जो साधारण माइक्रोमीटर की शुद्धता होती है, साधारण माइक्रोमीटर की, तो वो होती है 0.01 mm। तो यह दोनों, तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कितने गुना अधिक है, कितने गुना अधिक है, यानी कि साधारण से मीट्रिक वर्नियर का यह कितना गुना है? तो दोस्तों यह जो है यह 0.01 इस बराबर कितना होता है? तो यह 10 माइक्रोन हो जाता है, 10 माइक्रोन हो जाता है। और यह कितना हो जाता है? 1 माइक्रोन, यानी कि 10 गुना अधिक है। 1 माइक्रोन के अकॉर्डिंग यानी कि 10 गुना अधिक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना किसी फ्रैक्चर के पतले तारों के रूप में खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? धातु का वह कौन सा रूप है जिसके कारण उसे पतले तारों के रूप में खींचा जाता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह दोस्तों डक्टिलिटी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तन्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तो इलास्टिसिटी की बात किया जाए, इलास्टिसिटी की अगर बात किया जाए तो इलास्टिसिटी में दोस्तों वह इलास्टिसिटी वह अवस्था में वस्तु पर
इलास्टिसिटी अवस्था में दोस्तों वस्तु पर जो भार डाला जाता है, भार डालने के बाद तथा वह लचक जाती है। जब भार डाला जाता है तो उस पर लोड पड़ता है तो वह वस्तु जो है वह लटक जाती है, और तथा भार हटा लेने पर वह पुनः पुरानी अवस्था में, अपने पुराने अवस्था में आ जाती है। इस प्रक्रिया इसको क्या कहते हैं, इस अवस्था को? तो इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता का उसमें गुण होता है। अगर मैलिबिलिटी की बात किया जाए यानी कि आघात वर्धनीयता, मैलिबिलिटी की अगर बात की जाए तो दोस्तों धातु को चादर के रूप में बनाने के लिए मैलिबिलिटी उपयुक्त है। मैलिबिलिटी धातु को चादर के रूप में बनाया जाता है मैलिबिलिटी अवस्था में। और इसमें प्लास्टिसिटी अगर बात की जाए ऑप्शन सी की प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी अवस्था में धातु पर जो दबाव देकर किसी भी अवस्था में बदला जा सकता है। अगर किसी भी अवस्था में परिवर्तन करना है तो उस वस्तु को प्लास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी की अवस्था में लाना ही पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में इसको प्लास्टिसिटी में किसी धातु को किसी भी बदलाव करना है, कोई बदलाव, तो उसे प्लास्टिसिटी अवस्था में ही लाकर उसका कोई भी आकार परिवर्तन किया जाता है दोस्तों। और वह धातु का वह गुण जिसके कारण उसके बिना किसी फ्रैक्चर किए तारों के रूप में खींचा जाता है, तो वह हो जाएगा दोस्तों तन्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें दिया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 1 2 3 4 दिया है और ABCD दिया हुआ है। तो ये पहला देखते हैं दोस्तों, 400 डिग्री के नीचे तापक्रम तक 400 डिग्री के नीचे तापक्रम तक गर्म करें तथा मंद शीतलन विधि से ठंडा करें। 400 डिग्री तापमान तक गर्म करने के बाद तथा मंद शीतलन विधि से ठंडा करें, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह प्रक्रिया कहलाती है टेम्परिंग, यानी कि पहले का ए सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा है अपर क्रिटिकल ताप से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक तापक्रम पर गर्म करें तथा फिर स्थिर हवा में ठंडा होने दें। अपर क्रिटिकल ताप पे 50 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर गर्म करें तथा फिर हवा में ठंडा होने दें। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कठोरीकरण, एनीलिंग यानी सामान्यीकरण। यानी कि दोस्तों यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामान्यीकरण। यानी कि अपर क्रिटिकल तापमान से 50 डिग्री अधिक तापमान पर गर्म करके तथा फिर उसे हवा में, खुली हवा में छोड़ देना, वो क्या कहलाती है? तो सामान्यीकरण। यानी कि सामान्यीकरण कौन सी प्रक्रिया है? तो यह दूसरे का हो जाएगा सही। अब तीसरे की बात की जाए तो अपर क्रिटिकल तापमान से 50 डिग्री अधिक तापमान पर गर्म करें और अचानक पानी में ठंडा कर दें। अपर क्रिटिकल तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद पानी में अचानक ठंडा कर देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? वह प्रक्रिया कहलाती है कठोरीकरण। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर ये जो इसका ऑप्शन 3 है, 3 का हो जाएगा बी। और चौथा नंबर है दोस्तों अपर क्रिटिकल तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर गर्म करें और फिर पार्ट को भट्ठी में ठंडा होने दें। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों एनीलिंग। यानी कि अपर क्रिटिकल तापमान से 50 डिग्री अधिक तापमान पर गर्म करें और फिर पार्ट को भट्ठी में ठंडा करने वाले प्रक्रिया में क्या होती है? तो वह प्रक्रिया एनीलिंग कहलाती है। और पानी में अचानक ठंडा कर देने पर वह प्रक्रिया क्या कहती है? तो कठोरीकरण। और वही दोस्तों हवा में अगर छोड़ दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो 2 का है, हवा में छोड़ दिया जाता है, हवा में छोड़ देने पर वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया कहलाती है। और 400 डिग्री से अधिक नीचे तापमान पर 400 डिग्री के नीचे तापमान पर गर्म करें तथा मंद शीतलन में ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह टेम्परिंग प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले का ए, दूसरे का डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इंटरनल की वेज कैन बी कट बाई, यानी कि इंटरनल की वेज किसके द्वारा काटी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है
शेपिंग मशीन, ऑप्शन बी है ब्रोचिंग मशीन, ऑप्शन सी है स्लॉटिंग मशीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो जो इंटरनल की वे काटा जाता है वह शेपिंग मशीन से भी काट सकते हैं, ब्रोचिंग मशीन से भी काट सकते हैं और स्लॉटिंग मशीन से भी काट सकते हैं, यानी कि यह तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल कैरियर के में, जो साइकिल होती है उसमें कैरियर में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? साइकिल कैरियर में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वह स्प्रिंग हो जाती है कौन सी? तो हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग का प्रयोग साइकिल के कैरियर में तथा साइकिल का जो स्टैंड होता है उसमें यही स्प्रिंग प्रयोग की जाती है, हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग। और इसका जो आकार होता है दोस्तों वह होता है कुछ इस आकार का होता है दोस्तों। इस आकार की स्प्रिंग होती है हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पाइप के सिरे को बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पाइप के सिरे को, जैसे ये पाइप है और इसके एक सिरे को बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह दोस्तों किसका किया जाता है? तो कैप का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। रेती निम्न में से किससे तैयार किया जा सकता है? रेती निम्न में से यानी कि फाइल किससे तैयार किया जा सकता है? तो दोस्तों रेती किसके बनाया जाता है? तो वह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्रैंकशाफ्ट के केंद्र से क्रैंकपिन के केंद्र की दूरी कहलाती है। तो क्रैंकशाफ्ट के केंद्र से जो क्रैंकपिन की दूरी क्या कहते हैं उसको दोस्तों? उसको क्या कहते हैं? तो उसको छेप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रेबोस्कोप। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे की जाती है? तो वह दोस्तों स्ट्रेबोस्कोप से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न में से किस मटेरियल हैंडलिंग साधन का उपयोग, निम्न में से कौन सी मटेरियल हैंडलिंग साधन का उपयोग फिक्स्ड रूट तथा फिक्स्ड एरिया में मटेरियल के मूवमेंट के लिए किया जाता है? Which of the following material handling device are used for the movement of materials in a fixed route and fixed area of operation? तो किसका किया जाता है दोस्तों? उसमें क्रेन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्माग्राही अभिक्रिया क्या होती है? तो श्वसन, ज्वलन, पसीना निकलना या फिर प्राकृतिक गैसों का जलना। तो ऊष्माग्राही प्रक्रिया किसे कहते हैं? वह पसीना निकलने की प्रक्रिया को ऊष्माग्राही प्रक्रिया कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। गर्म धातु को मापने के लिए कौन सा रूल प्रयोग किया जाता है? गर्म धातु को, जो धातु गर्म होती है उसको मापने के लिए कौन सा रूल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टैंडर्ड रूल, ऑप्शन नंबर बी है नैरो रूल, ऑप्शन सी है श्रिंक रूल। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? गर्म धातु को मापने के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है दोस्तों। श्रिंक रूल का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो पैटर्न मेकर के द्वारा किया जाता है। और इस रूल की जो साइज कुछ बड़ा रखा जाता है। जो अन्य साधारण स्टील रूल होता है या फिर कोई स्केल होता है, उससे इस रूल की साइज कुछ बड़ा रखा जाता है। वह मटेरियल पे डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन सी मटेरियल को गर्म अवस्था में मापना है, उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग श्रिंक रूल अलग अलग मटेरियल के अलग अलग श्रिंक रूल आते हैं। जैसे अगर कास्ट आयरन के लिए अगर माप करना है, कास्ट आयरन का गर्म धातु वो गर्म कास्ट आयरन है, तो उसको उसका अगर माप करना है श्रिंक रूल द्वारा, तो दोस्तों उसमें जो साधारण माप होता है, जनरली जो स्टील में माप रहता है स्टैंडर्ड में, उससे लगभग 1% अधिक इसकी माप रहती है। वह इसलिए कि वह धातु गर्म होती है, वह ठंडा होने के बाद कुछ सिकुड़ती है, इसलिए 1% तक कास्ट आयरन के लिए लगभग बड़ा होता है। और वहीं अगर स्टील की मापन करना है तो वह स्टील की मापन करने के लिए लगभग 2.1% बड़ा होना चाहिए। और जैसे और उसके बाद पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, इन सब धातुओं को अगर गर्म अवस्था में मापनी है तो उसका 1.6% अधिक होना चाहिए साधारण स्टील रूल के अपेक्षा इसकी लेंथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गर्म धातु को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लोड, ऑप्शन बी है पिच, सी है स्क्रू ब्रेड, ऑप्शन नंबर डी है नट और बोल्ट। तो माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह माइक्रोमीटर दोस्तों काम करता है नट और बोल्ट के सिद्धांत पे माइक्रोमीटर कार्य करता है। और माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वह साधारण जो माइक्रोमीटर होता है उसकी लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm। और जो उसमें अगर माइक्रोमीटर में अगर वर्नियर लगा के प्रयोग किया जाता है तो वर्नियर माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है तो वह हो जाता है 0.001 mm। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के इस गुण के कारण इसकी पतली चादरें बनाई जाती है। दोस्तों अभी पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझाया था कि धातुओं को किस गुण के कारण उसमें पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, तो उसकी कौन सा गुण होना चाहिए? तो उसमें मेलेबिलिटी की आघातवर्धनीयता का गुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाउडर मेट्रोलॉजी डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि चूर्ण धातु विज्ञान इनमें से किससे संबंधित नहीं है? चूर्ण धातु विज्ञान जो है इनमें से किससे संबंधित नहीं है दोस्तों? वह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं, बियरिंग के छिद्र उत्पादों से। दोस्तों यह सही है, इससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी है अग्निरोधक भागों जैसे कैथोड एनोड। दोस्तों इससे भी संबंध होता है। ऑप्शन बी है वाहनों के भाग से। दोस्तों इससे भी संबंध होता है। जो ऑप्शन नंबर डी है कास्टिंग, दोस्तों ढलाई, इससे संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का एक प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन टाइप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का प्रकार है? तो वह दोस्तों कौन होगा? तो उपस्खर और कर्तन ग्राइंडिंग मशीन ही, यानी कि टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन ही प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि BIS, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार होल की संख्या कितनी होती है? BIS के अनुसार होलों की संख्या कितनी रखी गई है दोस्तों? तो वह रखी गई है कितनी? तो 21। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, एक परिशुद्ध सतह की किस विधि द्वारा अच्छी फिनिशिंग की जाती है? एक परिशुद्ध सतह की किस विधि द्वारा अच्छी फिनिशिंग की जाती है दोस्तों? तो वह कौन होगा?
ऑप्शन नंबर सी होनिंग हो जाएगा। होनिंग के द्वारा परिशुद्ध सतह की फिनिशिंग की एक अच्छी विधि मानी जाती है। अगर होनिंग की बात किया जाए दोस्तों, तो होनिंग में जो प्रयोग किया जाता है होनिंग प्रक्रिया में, उसमें दोस्तों होनिंग में बांडेड एब्रेसिव स्टोन का प्रयोग किया जाता है। होनिंग में क्या प्रयोग किया जाता है, तो बांडेड एब्रेसिव स्टोन का प्रयोग किया जाता है। और इसके द्वारा लगभग दोस्तों होनिंग के द्वारा लगभग 0.25 mm तक की परत को हटाया जा सकता है। और दोस्तों होनिंग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको वर्टिकल तथा रेसिप्रोकेटिंग यानी कि हॉरिजेंटल दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। होनिंग प्रक्रिया में वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों प्रक्रिया की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बास्टर्ड रेती का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है। जो बास्टर्ड रेती होता है, बास्टर्ड फाइल का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, तो वह कहाँ किया जाता है दोस्तों, जहाँ पर सामग्री को भारी मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में कमी करना हो या फिर काटना हो, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सामग्री की भारी कमी करना हो जहाँ पे या फिर कटिंग करना हो, वहाँ पर बास्टर्ड फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं। जो 2 सिलेंडर या 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर के जो इंजन होते हैं, उसमें इंजन में कौन सा धातु के बने होते हैं, वो जो उसमें वाल्व लगे होते हैं, इनलेट और आउटलेट वाल्व होते हैं। 2 प्रकार के इसमें वाल्व प्रयोग किए जाते हैं, एक इनलेट के लिए और एक एग्जॉस्ट के लिए, 2 वाल्व होते हैं। तो इंजन में वो इंजन में कौन सा किस पदार्थ का वो बना रहता है दोस्तों, जो इंजन वाल्व होता है वो किसका बना होता है, तो वह बनाता है स्टेनलेस स्टील का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेपनी टायर जो होता है वो सामान्यतः घूर्णन के समय डैश पर जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें सही जो हो जाएगा दोस्तों, कौन होगा, यानी कि द स्टेपनी टायर जनरली गोज टू द प्लेस ऑफ, कौन हो जाएगा इसमें सही दोस्तों, तो वह हो जाएगा रियर राइट टायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर दिखाई देती है जब, कोई भी प्रक्रिया नियंत्रण से कब बाहर दिखाई देती है, ऑप्शन दिया है मूल, विशेष, अनियमित या फिर सामान्य। द प्रोसेस ऑफ डीम्ड टू बी आउट ऑफ कंट्रोल केस आर प्रेजेंट, में कौन सी प्रक्रिया अगर नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो कौन सी प्रक्रिया उत्पन्न हो जाएगी, कौन सी प्रक्रिया उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों, तो वह एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। पैर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरो हेलियोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो दोस्तों किसमें किया जाता है, तो वह सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। कंपन को समाप्त करने के लिए वाशर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कंपन डैश वाशरों का प्रयोग किया जाता है। कंपन के लिए टू प्रोवाइडेड लूजिंग द वोल्टेज जॉइंट ड्यू टू वाइब्रेट में होने के कारण जो बोल्ट लूज हो जाते हैं उसको कमी करने के लिए किस वाशर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो उसमें स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए, तो प्रिवेंट लूजिंग, यानी कि जो बोल्ट लूज जाते हैं जॉइंट पे उसको रोकने के लिए स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों स्प्रिंग वाशर प्राय स्टील या स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं, या दोस्तों 2 प्रकार के बनाए जाते हैं, कौन किसके, तो
कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं। और दोस्तों वाशर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्प्रिंग वाशर कितने प्रकार के होते हैं, जो स्प्रिंग वाशर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा, तो एक सिंगल होता है, एक दोस्तों एक सिंगल होता है, और एक क्या होता है दोस्तों, डबल। एक सिंगल कॉयल स्प्रिंग होता है और एक डबल कॉयल स्प्रिंग होता है। यानी कि दोस्तों कैसा होता है, तो एक दोस्तों ऐसे 2 प्रकार का होता है और एक केवल एक ही राउंड में रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।